हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कॉजेज ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। आज मैं बताने जा रही हूँ प्री एक्लेम्पसिया का कारण, क्या क्या प्री एक्लेम्पसिया का कारण है। फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में बताऊंगी मैं हाइपरटेंशन किस किस कारण से बीपी जो है इंक्रीज कर जाता है। PGI-2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के कमी के कारण इसका हमारे बॉडी में या प्रेगनेंसी के टाइम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का कमी हो जाता है, डिक्रीज, और थ्रोम्बोजोन इंक्रीज कर जाता है। इस कारण से हाइपरटेंशन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वैसोडाइलेटर होता है और थ्रोम्बोजन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए वैसोडाइलेटर एंड थ्रोम्बोजन इज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर। इस कारण से बीपी का हाई हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कमी के कारण, थ्रोम्बोजन का वृद्धि के कारण। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड के कमी के कारण। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्सेशन, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में कमी हो जाता है। इस कारण से बीपी हाई हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में डिक्रीज कर जाने के कारण बीपी इंक्रीज हो जाता है, यानी बीपी हाई हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मसल को रिलैक्स करता है, मसल को शिथिल करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ही हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स स्टॉप्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यानी कि प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को हमारे बॉडी में रोकता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस प्रकार जो है बीपी कंट्रोल रहता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड वही कम हो जाता है तो बीपी इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है। अब मैं आगे बताऊंगी प्रेशर एजेंट। एंजियोटेंसिन टू वैस्कुलर सेंसिटिविटी का बढ़ जाना। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ प्री एक्लेम्पसिया का कारण में हाइपरटेंशन किस किस कारण से होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है, थ्रोम्बोजन का ज़्यादा हो जाना, नाइट्रिक ऑक्साइड का कम हो जाना। तो कैसे कैसे होता है मैं पीछे बता चुकी हूँ। प्रेशर एजेंट एंजियोटेंसिन सेकेंड, वेस्कुलर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। और भी कारण होते हैं जैसे कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जैसे कि इंटरल्यूकिन के कारण भी बीपी इंक्रीज होता है। अब मैं बताने जा रही हूँ प्रोटीनूरिया। आगे जो है प्रोटीनूरिया, यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन इन यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन का आना ही प्रोटीनूरिया कहलाता है। अब किस किस कारण से प्रोटीनूरिया होगा, कैसे होगा, वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसा कि जानते हैं नेफ्रॉन
में बोमेन संपुट होता है। ये बोमेन संपुट में नेफ्रॉन में, जैसे कि मैं बताने जा रही हूँ, एफरेंट आर्टियोल जो भी आर्टरीज आती हैं उसको एफरेंट आर्टियोल, और जो यहाँ से ब्लड को या ले जाती हैं तो उसको एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। आने वाली आर्टरीज को एफरेंट आर्टियोल, और यहाँ से जो भी आर्टरीज जाती हैं उसको इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल ये बोमेन संपुट में आती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ कहलाती हैं सब। तो ये इसी एफरेंट आर्टियोल में स्पास्म हो जाता है। एफरेंट आर्टियोल के स्पास्म होने के कारण यहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होता है इसमें एंडोथेलियोसिस होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में यहाँ परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण से परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण से प्रोटीन का लीकेज होने लगता है। तो इस प्रकार जो है यूरिन में प्रोटीन का आउटपुट होता है। एफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, स्पास्म हो जाता है। स्पास्म होने के कारण यहाँ जो भी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होते हैं इसमें परमेबिलिटी बढ़ जाता है और यहाँ एंडोथेलियोसिस होता है। और परमेबिलिटी बढ़ जाता है। परमेबिलिटी बढ़ने के कारण प्रोटीन का लीकेज होने लगता है। प्रोटीन का लीकेज होने के कारण यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का, तो उसके साथ यूरिन के साथ प्रोटीन पास आउट होने लगता है। तो इस कारण से यूरिन के साथ प्रोटीन का आना ही प्रोटीनूरिया कहलाता है। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ इडीमा, काउज ऑफ इडीमा। इडीमा किस कारण से होता है? इडीमा का कारण मैं बताने जा रही हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण, यानी कि ऑक्सीजन का जो है कमी हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण जो है ब्लड कैपिलरीज जो होता है उसमें एंडोथेलियोसिस होगा, जो कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। एंडोथेलियोसिस होता है जिसके कारण से परमेबिलिटी बढ़ जाता है। ब्लड कैपिलरीज में एंडोथेलियोसिस होगा, एंडोथेलियोसिस जिसके कारण से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और फ्लूइड लीक होने लगता है। तो फ्लूइड बढ़ने के कारण ही इडीमा हो जाता है। लीकेज ऑफ फ्लूइड का लीकेज होने लगता है जिसके कारण से इडीमा होता है। तो इस तरह मैंने काउज बता दी हूँ कि प्री एक्लेम्पसिया का क्या क्या काउज हैं और इसमें हाइपरटेंशन किस कारण से होता है, प्रोटीनूरिया और इडीमा कैसे कैसे होता है। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ इसका रिस्क फैक्टर, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ शॉर्ट में। मैं और भी इसको डिस्क्राइब करके बताने जा रही हूँ। रिस्क फैक्टर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। और सेकेंड, एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। एज ग्रुप यानी कि 18 वर्ष से अगर कम है और 35 वर्ष से
अधिक है। 18 वर्ष से यदि कम है और 35 वर्ष से अधिक है तब जाके ये होने का चांसेस रहता है। फिर हाइडेटिडी फॉर्म मोल अगर प्रेजेंट है तो उस कारण से प्री एक्लेम्पसिया होने का चांस होता है। हाइडेटिडी फॉर्म मोल प्रेजेंट अगर होता है। हाइडेटिडी फॉर्म मोल होता क्या है? ये जो होता है इसमें फ्लूइड सेक इन यूट्रस, यानी कि यूट्रस में एक थैला बन जाता है फ्लूइड का, उसी को हाइडेटिडी फॉर्म मोल कहते हैं। इसके बारे में मैं एक टॉपिक फिर से बनाऊंगी और डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं इसको शॉर्ट में बता दी हूँ कि यूट्रस में फ्लूइड सेक का फॉर्मेशन ही हाइडेटिडी फॉर्म मोल होता है। अब आगे बता रही हूँ। पॉलीहाइड्रोमिनियाज, प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनियाज। प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनियाज। पॉलीहाइड्रोमिनियाज होता क्या है? पॉलीहाइड्रोमिनियाज में एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रेगनेंसी के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है पॉलीहाइड्रोमिनियाज में एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है मोर देन 2000 ml। पॉलीहाइड्रोमिनियाज में जो है 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके कारण पॉलीहाइड्रोमिनियाज होता है। मैं इसका भी टॉपिक बना के डालूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और भी होता है पुअर प्लासेंटेशन, यानी प्लासेंटा का पुअर होना, और भी इसका रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या तो प्रेग्नेंट लेडीज है यदि उसको पास हिस्ट्री रहेगा रीनल डिजीज का तो भी हो सकता है प्री एक्लेम्पसिया का चांसेस, या डायबिटीज़ मेलाइटस की पेशेंट रहेगी तो भी हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री यदि हो तो भी चांसेस हो सकता है। ये सब मैं बता दी हूँ रिस्क फैक्टर में, और आगे मैं बताऊँगी टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्पसिया जो कि आगे डालूँगी। थैंक्स।